Hello dear students, I myself Rajendra Kumar. I have done BTech in Electronics and Communication from WITS Ranchi University. I have been a long experience in teaching like NEET, JEE Mains, Advanced etc. आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो नीट और मेंस लेवल के हैं और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो एक बात बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पर ये 11th चैप्टर है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पर 11th लेक्चरर है। इससे पहले 8 लेक्चर तक हमने विथ न्यूमेरिकल कंसेप्ट क्लियर किया था और 9th 10th में कंप्लीट 100% न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था। उसी सीरीज में आज 11th चैप्टर ले रहा हूँ, यानी ये कह सकते हैं कि ये 3rd लेक्चर है जिस पर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाए, राजेंद्र सर सर्च करें, आपको मेरा सारा वीडियो मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन देखें। 3 चार्जेज आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल triangle of side A as shown in the following figure. The force experienced by charge Q placed at the vertex A in a direction normal to BC. तो ये क्वेश्चन में कहता है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसके हर वर्टेक्स पर एक चार्जेज हैं। ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू चार्ज है। तो पॉइंट ए पर जो रखा हुआ है चार्ज, उस पर फोर्स क्या होगी और उसका कंपोनेंट बीसी के नॉर्मल क्या होगा, ये निकालना है। तो यहाँ से देखें, हाँ एक चीज़ मुझे ये बताना अलग से कि अगर हमें चार्ज निकालना है किसी बॉडी पर, तो वो दूसरे चार्ज पर क्या फोर्स लगा रहा है वो कभी नहीं देखना। दूसरे बॉडीज क्या फोर्स लगा रहे हैं वो देखना है। जैसे ए जो है सी पर भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ए पर वो फोर्स नहीं दिखा सकते, वो फोर्स सी पर दिखाएंगे। और सी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है प्लस क्यू पर ए पॉइंट पर, उसको दिखाएंगे। उसी तरह ये माइनस क्यू क्या फोर्स अप्लाई कर रहा है वो दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ से मान लेते फोर्स लगा, तो दोनों सिमिलर चार्ज है, तो ये क्या होगा, ये हमारा एक फोर्स हो गया रिपल्सिव फोर्स, इसको मैंने F लिखा। ओके, अब इस प्लस क्यू को माइनस क्यू जो बी पर रखा है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ओके, ये भी फोर्स F मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि F दोनों केस में इक्वल है। F इक्वल टू क्या होगा, Q1, तो Q1 अगर A और C के बीच लेते हैं तो Q1 Q इंटू Q, या A से B के तरफ लेते हैं तब भी Q इंटू Q। माइनस के कारण केवल डायरेक्शन देखा जाता है, वैल्यू जो है पॉजिटिव ही पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस साइड ए है बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना कि ये 60 डिग्री एंगल होगा, ये भी 60 डिग्री एंगल होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, मैं इस तरफ लिख दूँ, 120 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये एंगल कितना हो गया, 120 एंगल। तो चूंकि दोनों फोर्स इक्वल है, तो वेक्टर प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था कि अगर दो फोर्स इक्वल है तो रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों फोर्स वेक्टर के बीचों बीच से गुजरेगा, यानी रिजल्टेंट इधर रहेगा। ठीक, तो टोटल एंगल 120 है, तो ये 60 डिग्री पर आएगा। ठीक, और ये भी कितना है, ये भी 60 डिग्री पर आएगा। तो अब आप सोचिए कि ये जो रिजल्टेंट है जो हमने निकाला है, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर है,
एलोंग बीसी है, एलोंग बीसी है, बीसी के होरिजेंटल के पैरेलल है, तो इसका कोई भी कंपोनेंट जो है बीसी के परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे जीरो। जीरो लिखेंगे फोर्स, क्योंकि हमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी। हाँ, हो सकता था अगर बीचों बीच से पास नहीं करता, मान लेते अगर ऐसा है, ठीक है, और ये लाइन 60 डिग्री है, ठीक, और दूसरा फोर्स 60 डिग्री पर ना होकर कुछ इस तरह से होता, तो रिजल्टेंट कहीं और आता। फिर रिजल्टेंट तब हो सकता था कि इसके क्रॉस बीसी के क्रॉस आ जाए, इसको अगर दो पार्ट में हम ब्रेक करते हैं। खैर छोड़िए, इसको रहने दे। आप समझ गए जीरो क्यों हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्री चार्जेज minus Q1 plus Q2 and minus Q3 are placed as shown in the figure. The x component of the force on Q1 is proportional to, तो Q1 पर पहले फोर्स निकालना है, तो यहाँ से देखें Q1 पर कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है। जैसे Q2 पॉजिटिव है, Q1 नेगेटिव है, तो ये अपनी ओर खींचेगा, तो एक फोर्स तो ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया। इस फोर्स का नाम हम देते हैं F12, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल, और ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव Q1 माइनस Q1 पर क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स क्या अप्लाई करेगा? रिपल्सिव फोर्स। तो ये क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स माइनस Q3 इस पर रिपल्सिव फोर्स Q1 पर लगाएगा, माइनस Q1 पर, दोनों सिमिलर चार्ज है इसलिए। तो ये फोर्स को हम मान लेते हैं F13। तो हम F12 की वैल्यू क्या होगी? F12 की वैल्यू हो जाएगी Q1 क्या है? माइनस Q, तो माइनस Q यहाँ नहीं लिखेंगे, उसके कारण डायरेक्शन होता है, तो माइनस Q1 इंटू Q2 मीन्स प्लस Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है? B, तो ये हो गया B²। ओके और F13 इसके कारण क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q3 बाई A²। एक चीज़ याद रखना, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में चार्ज अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव नहीं लिखते हैं, उसके कारण सिर्फ डायरेक्शन देखते हैं, ठीक, इस बात को आप हमेशा याद रखना। तो 13 हमें x कंपोनेंट निकालना है, तो इसका कंपोनेंट एक इधर क्या होगा, मैं दूसरे लाइन से शो कर दूं, दूसरे कलर से, तो ये कंपोनेंट क्या होगा? ये इस तरह से एक कंपोनेंट ये होगा। इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? F13। तो आगे पहले इसको थोड़ा सा प्रोसीड कर दें। ये क्या है? थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो इसका F13 का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगा, F13 cos थीटा,
और दूसरा हो जाएगा F13 F13 साइन थीटा, राइट। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा? पहला तो हो गया F12 प्लस F13, तो हो गया F12 के Q1 बाई Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इसको हम यहाँ से हटा देते, इस कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। इस कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, के Q1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस Q3 बाई ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा छूट गया है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। F12 प्लस F13 इक्वल टू के Q1 Q2 बाई F12, तो डिस्टेंस कितना है बी स्क्वायर प्लस के Q1 ये 1 है, के Q1 Q3 बाई ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर F3 की वैल्यू जो है ये यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ इंटू साइन थीटा होगा। ओके, क्योंकि F13 नहीं है, F13 का कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, इसको हम लिख सकते हैं F13 का एक्स डायरेक्शन में फोर्स। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में फोर्स। तो यहाँ से ये हो गया साइन थीटा, राइट। तो हम कह सकते हैं फोर्स Fx के अलोंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस Q3 बाई ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? पहले तो साइन थीटा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं है होना चाहिए, ये हुआ। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके,
आप भी जब क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करें तो थोड़ा सा एक बार चेक कर लें सही लिखा है कि नहीं लिखा है। यहाँ F12 तो लिख दिया और यहाँ F13 लिख दिया, लेकिन मिस हो गई साइन थीटा लिखने में, उसका कंपोनेंट लेना था F13 साइन थीटा, ये x यहाँ पर लिखना था along x एक्सिस। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। +2 कूलम एंड +6 कूलम, +2 coulomb and +6 coulomb are two charges are repelling each other with a force of 12 Newton. Okay, if each charge is given -2 coulomb of charges, then the value of force क्या होगा? तो यहाँ पर देखें, मैं थोड़ा कलर बदल लूँ पहले। यहाँ पर एक चार्ज बॉडी है जिसकी वैल्यू है +2 कूलम, और एक दूसरी चार्ज है कुछ दूरी पर, ये है +6 कूलम। दोनों के बीच डिस्टेंस r मान लेते हैं, और फोर्स दोनों के बीच जो लगेगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब वो रिपल्सिव फोर्स क्या है, दिया हुआ है 12 न्यूटन। ओके, अब इससे पूछा है कि इसमें हमने चार्ज जो है, ये फर्स्ट पार्टिकल चार्ज पार्टिकल पर हमने चार्ज दिया है +2 -2 कूलम, तो ये क्या हो जाएगा +2 कूलम, और माइनस चार्ज दिया है 2 कूलम, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, Q1 चार्ज की वैल्यू क्या होगी 0, और इसे भी -2 कूलम दिया है, तो ये +6 कूलम -2 कूलम, तो यहाँ Q2 कितना हो गया 4 कूलम। तो जब ये चार्ज 0 हो गया तो आप जानते हैं कूलम्स फोर्स क्या होता है। कूलम्स फोर्स जो है F डैश क्या होगा, K Q1 Q2 बाई r²। अब यहाँ Q1 जो है 0 है, Q1 क्या है 0 है, तो F डैश क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 0 ऑप्शन। एडिंग ऑफ रेडियस r, ये बनाया हुआ है फिगर, एक रिंग है रेडियस r है, -q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, तो -q चार्ज, पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पर बता दूँ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहता, मान लेते हैं रिंग पर पॉजिटिव चार्ज दिया रहता, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट क्या होता, अवे होता, जैसे इस येलो एरो से दिखाया गया है, अवे होता, चार्ज रिंग से अवे होता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इन सब पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यूनिफॉर्मली। ओके, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। इसको हम लिख देते हैं ई रिंग। ओके, तो ये हो गया ए ई रिंग टुवार्ड्स
इसकी वैल्यू कितनी हुई निकाल के बता रहे हैं। ई रिंग ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, तो इसके कारण क्या होता है, डिस्टेंट पॉइंट पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, माइनस साइन से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, लेकिन माइनस साइन के कारण डायरेक्शन देखा जाता है, यहाँ नहीं पुट करेंगे माइनस, बाई डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। ओके, ये एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब कहता है क्वेश्चन में ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, देन द वैल्यू ऑफ चार्ज Q। तो यहाँ देखें कि सेंटर पर एक Q चार्ज प्लेस किया गया है जो पॉजिटिव है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, अब रिंग को आप भूल जाइए, समझिए कि यहाँ पर सेंटर पर चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में ये जो येलो लाइन बना है समझिए यही है, इस डायरेक्शन में बनेगा EQ। ओके, तो EQ जो है क्या हो जाएगा, KQ बाई एक्स स्क्वायर। अब बोलता है कि, अब क्वेश्चन में ये कहता है कि एट डिस्टेंस आर एक्स इक्वल टू एट डिस्टेंस x इक्वल टू आर पर दोनों कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों अपोजिट है। यहाँ पर देखें, एक इधर की ओर फोर्स एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, तो किसी न किसी पॉइंट पर ये बैलेंस होकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करेंगे, तो वो पॉइंट है x इक्वल टू आर। ओके, ये x इक्वल टू कितना है, r, तो यहाँ पर फिर इक्वेट करते हैं, ये 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EQ इक्वल टू हो जाएगा E रिंग एट x इक्वल टू R। तो EQ क्या हो जाएगा, वैल्यू EQ है KQ बाई एक्स स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ बाई R स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा KQ, रिंग का मैंने यहाँ पर पूरा सही नहीं लिखा है, ये बहुत दूर पॉइंट के लिए लिखा गया है, इसको मैं पहले इसको ट्रू कर दूं, ये होगा KQX बाई एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू दी पावर 3/2। आप लोगों ने में से अधिकांश ने जो स्टडी किए हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ कुछ मिस हो गया है, तो ये हो जाएगा KQX बाई एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग हुआ, और ये क्या हुआ, टुवार्ड्स लेफ्ट। ओके, और ये क्या हुआ, टुवार्ड्स राइट। ओके, फ्रॉम रिंग, तो ये हो जाएगा KQ बाई R स्क्वायर, और ये KQ R x के जगह पर R पुट कर दिया, और फिर नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे R स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो यहाँ से के और के कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा क्यू विच इम्प्लाइज क्यू बाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा क्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो टू टू द पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर और ये 1/2 कैंसिल होकर आर क्यूब बन गया। ये हो गया आर क्यूब। तो ये आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कट गया, केवल एक आर बचा और एक आर जो है ऊपर वाले आर से कैंसिल हो गया। तब यहाँ क्यू इक्वल टू क्या बचा 1/2 टू द पावर 3/2 यानी क्यूब रूट ऑफ 2। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ चार्ज तो कैंसिल नहीं हुआ था, ये चार्ज रहेगा यहाँ, ये चार्ज तो यहाँ पर, सो यहाँ पर भी चार्ज रहेगा। तो आंसर कौन सा हुआ क्यूब रूट ऑफ 2। तो यहाँ तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ऐसा करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 2√2। इसको ब्रेक कर दिया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, ये 2√2 हो जाएगा। इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा √2Q डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2, ये हो गया बाई 4। अब आंसर देखें Q/4 √2, तो ये हो गया सही आंसर 2। अब ये क्वेश्चन जो है 2016 नीट में पूछा गया है। नीट 2016 में पूछा गया है। 15 सेकंड टाइम देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ के समझिए, आप खुद समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो अब देखें क्वेश्चन में क्या कर रहा है। दो पिच बॉल है, ये है दो पिच बॉल, एक ये है एक ये है, कैरिंग इक्वल चार्जेज। तो अगर इक्वल चार्जेज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाई स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, इक्वल लेंथ स्ट्रिंग से जो है सस्पेंडेड है। पहले आप ये मान सकते हैं कि पहले कुछ ऐसा होगा, ये एल लेंथ का है और दूसरा भी ऐसा ही होगा। अब केवल दोनों पर मास एक्ट कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, mg और इस पर भी mg। अब दोनों अगर चार्ज हो गए हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करके जहाँ पर बैलेंस कंडीशन पहुँचे वहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। तो स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, तो उसको छोड़ दीजिए, मेन पॉइंट पर आते हैं। आगे क्या करें, इक्वल लेंथ द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। ये दिया हुआ है आर। ओके, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम्स, ये छूट गया। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाफ ऑफ हाइट, मतलब हाइट जो इसको y/2 कर दिया गया।
और यहाँ पर क्लेम कर दिया रिजिडली। तो अब जो है नया जो है सेपरेशन डिस्टेंस क्या होगा ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे, यही क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर रिड्रॉ किया है फिगर को। तो सबसे पहले ये देखें कि ये दोनों अगर चार्ज पार्टिकल है, तो अगर इसको चार्ज सिमिलर चार्ज दिया गया, तो मान लेते हैं इसको चार्ज दिया गया Q, तो इसको भी चार्ज दिया गया Q। अब दोनों एक दूसरे को रिपेल करके एकदम ऊपर भेज देते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पर, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर भेज देते हैं। अगर ग्रेविटी ना होती तो, अगर ग्रेविटी ना होती तो ये ऑपोजिट 180 डिग्री पर आ जाते दोनों। ये ग्रेविटी है कि उसको जो है इसे नीचे लेकर आ रहा है थोड़ा, ठीक। तो इस पर फोर्स एक तो mg अप्लाई होगा, एक फोर्स mg अप्लाई होगा, और ये जो क्या करेगा इसको रिपेल करेगा। ये जो फोर्स Q है इस क्यूब चार्ज को रिपेल करेगा, वो फोर्स मान लेते हैं Fe है। तो रिजल्टेंट क्या होगा दोनों फोर्स का, इस तरह से इस पर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। और अगर ये वर्टिकल से थीटा माने तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो और ये y है, ये पूरी सेपरेशन r है, तो ये कितना हो जाएगा r/2। तो अब टेन थीटा यूज करते हैं। टेन थीटा पहले जो है ये ज्योमेट्री के लिए, ट्रायंगल के लिए, यहाँ से यहाँ ये जो ट्रायंगल है बना हुआ है, इस ट्रायंगल को हम सिर्फ देखेंगे। ओके, तो इस ट्रायंगल पर टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया r/2 और बेस हो गया y, तो ये हो जाएगा r/2y। ओके, अच्छा यहाँ पर टेन थीटा क्या होगा, ये आ गया इसका परपेंडिकुलर, तो वो Fe के बराबर होगा। ओके, और बेस इसमें क्या हो गया mg। तो Fe को हम ब्रेक कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, दो चार्जों के बीच रिपल्सन फोर्स Q² बाई r² mg। तो सिर्फ आप इसको देखें और इसको कंसीडर करें, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से RQ क्या हो जाएगा, RQ मैं लिख रहा हूँ, RQ कैसे होगा, ये R है और ये r² है। ओके, एक सेकेंड, तो ये इधर R है और इधर ये r² है, तो r² को इस साइड ले जाए, यहाँ से r² को इस साइड ले जाते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, RQ बाई 2r भी उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा KQ² इंटू 2y अपॉन r² तो हट गया बाई mg। ओके, ये एक इक्वेशन हुआ। अब मान लेते हैं नया सेपरेशन r' है, जिसको r' भी बोलते हैं। तो यहीं से अगर r' करेंगे और इसका क्यूब करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, पहला क्या आया था, KQ² जो कांस्टेंट है, दोनों में KQ² आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे KQ² इंटू 2, और यहाँ फिर क्या है y है, तो y कितना हो गया हाफ,
तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू वाई अपॉन 2। ओके, और डिनोमिनेटर में हो जाएंगे, एक सेकेंड, तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएंगे mg। अब क्या करें, दोनों को r डैश क्यूब को और आर क्यू को आपस में डिवाइड करें। तो यहाँ पर लिखें r डैश अपॉन r टू दी पावर क्यू। तो जब डिवाइड करेंगे तो के क्यू स्क्वायर कैंसिल, यहाँ का 2 और y और यहाँ का ये 2 और y कैंसिल, mg से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तब ये बन जाएंगे हाफ। ये जो 2 बचा है ना, यहाँ जो 2 बचा है यही बचे रह जाएंगे, ये है 1/2 बचे रह जाएंगे। ओके, तो ये हो गया 1/2। तो यहाँ से r डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 या तो ऊपर r आ जाएगा, r बाई तो यहाँ हो जाएगा r/2 टू दी पावर 1/3। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्यूब रूट ऑफ 1/3। r टू दी पावर 1/3 आएगा पहले, मतलब क्या है, यहाँ पर मैं बता दूं एक बार फिर से कि r डैश बाई r ये क्या हुआ, 1/2 टू दी पावर 1/3 इसको लिखेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ जो क्यूब था अगर दूसरी साइड ले जाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। और फर्दर इसको लिखा जा सकता है 2 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, सो r डैश क्या हो जाएगा, r उधर चला जाएगा तो r/√2 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, तो आंसर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन 2 करेक्ट है, r/√2। अब आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन को थोड़ा 15 सेकेंड आप पढ़ें और समझें कि क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ ए चार्ज। तो एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r इज e। ओके, आगे है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। भाई ये क्या लिखा है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस नहीं है, ये सेल है। सेल मतलब खोखला, मतलब होलो, ये हो गया होलो सेल। ओके, तो यहाँ पर ये मान लेते सेंटर है O, यहाँ से इसकी रेडियस हुई r, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल टू 3r/2। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया है। ओके, तो आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आउटसाइड देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड।
लेकिन इनसाइड में चार्ज सारा जो है, ये चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंडक्टिंग होलो सेल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इनसाइड में तो कोई चार्ज है नहीं। तो ई क्यू जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में, अच्छा क्यू की जगह पर हम लिख देते हैं क्यू इनसाइड लिख देते हैं आई एन। क्यू इनसाइड क्या है? 0, क्योंकि ये होलो सेल है और होलो सेल में चार्ज रिसाइड कर रहा है केवल सरकमफ्रेंस पर। सरकमफ्रेंस तो नहीं कह सकते, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग सेल। ओके, तो अंदर 0 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये पूछा है r/2 डिस्टेंस पर। तो r/2 डिस्टेंस क्या होगा? मुश्किल से ये रेडियस का आधा है। r/2 डिस्टेंस क्या है? रेडियस का आधा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0, क्योंकि इनसाइड है, ये इनसाइड द सेल है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 0। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें आप, यहाँ पर जो है आइन होगा, क्वेश्चन ठीक से आया नहीं है, ये आइन होगा। अब क्वेश्चन पढ़ें, ए बॉब ऑफ मास m and charge q is suspended from an insulating string of length l। तो कहने का मतलब है कि कोई बॉब है, वो सस्पेंडेड है, जिसका मास m है और चार्ज मास m है, और चार्ज क्या है? नहीं दिया है। तो अभी चार्ज नहीं दिया गया है, इसके जगह पर क्या क्या आगे पढ़ के देखते हैं। ये मास m है, तो ग्रेविटी फोर्स तो अभी कम से कम अट्रैक्ट करे, ग्रेविटी फोर्स तो लगेंगे ही। द स्ट्रिंग डिफ्लेक्ट्स बाई एन एंगल थीटा इन ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि अगर ये चार्ज Q है, इस बॉडी की चार्ज तो दिया है, ये है चार्ज जी, तो इस बॉडी की मास m है, चार्ज Q है, तो फोर्स क्या लगेगा? QE इस डायरेक्शन में। इसके कारण ये डिस्प्लेस हो जाएगा। तो एक दूसरी फिगर बता देते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन है, जहाँ पर पहले बॉब था, यहाँ पर पहले बॉब यहाँ पर था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये बॉब यहाँ आ गया और इस पर फोर्स लग रही है QE, और दूसरी फोर्स लग रहा है mg। तो इसमें टेंशन क्रिएट होगा T। तो हमें निकालना क्या है? E की वैल्यू। तो E की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये मान लेते हैं एंगल थीटा से डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि इसमें दिया हुआ है द स्ट्रिंग डिफ्लेक्ट्स बाई एन एंगल थीटा। तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस साइड कंपोनेंट होंगे t cos थीटा, और इस साइड कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट t sin थीटा। तो यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम
एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। दोनों को डिवाइड कर दें तो ये क्या बनेगा, अगर दोनों को डिवाइड कर दिया अगर तो टी टी तो कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएंगे। सो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई बाई एम जी। ओके, तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी, ई की वैल्यू होगी एम जी टेन थीटा, एम जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, सी। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रॉपर्टी दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हॉरिजॉन्टल से डिस्प्लेस होकर कुछ एंगल पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो एम जी उसका अपोज करेगा और एक सर्टेन पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा जहां एम जी बैलेंस हो जाएगा टी कॉस थीटा से, टेंशन जहां टी क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और क्यू बैलेंस हो जाएगा टी साइन थीटा से। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है और पूछा हुआ एग्जाम में। अब यहाँ से देखें क्वेश्चन, इसको पढ़ें 15 सेकेंड आप। हाँ, आगे देखें, ये IIT 96 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन ही ज़्यादातर नीट में आते हैं जो नीट के लेवल का बनाकर उसे पेश करते हैं। तो ए मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फिर द लाइन्स ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ एज शोन इन फिगर एज। तो कौन सा जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कौन सही जो है डिपिक्ट करता है, सही है ये देखना है। तो पहला ये राइट एंगल नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, तो ये तो हट गया। दूसरा, कंडक्टिंग सरफेस को क्रॉस नहीं करता, उसके अंदर इन नहीं करता, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब ये देखें यहाँ पर ये कर्व्ड है और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसका अगर लाइन खींचेंगे तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ओके, और ये क्रॉस भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब फोर्थ जो है ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस द कंडक्टिंग स्फीयर एंड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस। ओके, अब यहाँ देखें, an uncharged sphere of metal is placed in between two charged plates as shown the line of force। तो इसमें भी वही थ्योरी है कि पहला क्रॉस नहीं करेगा तो ये आंसर गलत हो गया। यहाँ ये फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं है इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही गलत इसमें लिया हुआ है, तो ये भी हो गया। और ये परपेंडिकुलर एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है कंडक्टिंग स्फीयर के पास कर्व्ड हो जाता है, तो वो नहीं है यहाँ, ये यहाँ पर सही है। पहला तो ये 90 डिग्री पर है और दूसरा क्रॉस भी नहीं किया है, अब तीसरा कर्व्ड हो गया नियर द
conducting surface. So electric line of force never cross a conducting sphere, and nearby surface the electric line of force becomes curved. तो ये सही आंसर है, तो आंसर हो गया सी। ओके, अब पूछा है एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए मूविंग चार्ज इज ड्यू टू। एनर्जी एसोसिएटेड, मूविंग चार्ज क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही, और अगर चार्ज यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। तो दो तरह की एनर्जी उसके पास हमेशा रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो राइट आंसर क्या हुआ, सी हुआ। ये तो एक अलग अलग बताया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और यहाँ केवल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बोथ वाला सही है। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण एनर्जी एसोसिएटेड होता है चार्ज पार्टिकल पर, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर। तो ये हो गया सही। अब आज हम विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर। ओके, फिर अगला टॉपिक जो है इसी पर क्वेश्चन और लेके सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।